हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ ब्रांच में आपका स्वागत है फिर से। जैसा कि मैंने कल कहा था कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो है हर सब्जेक्ट के कुछ बेसिक्स जो है उसका लेक्चर हम लोग डिलीवर करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी आपके क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो है मैंने जो है आरसीसी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए ले आया हूं, जो आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। जनरली क्या होता है कि हम आरसीसी पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, बट हमको उसके बेसिक के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा कई बार होता है। तो जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं तो जनरली हमें बेसिक चीजें नहीं आती हैं, तो हमको समझ में कम आता है। तो उसी लिए जो है मैं एक आपको कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं। आप लोग सुनिए जो है इसको, और लाइक कमेंट करके बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं आरसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका नाम है डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्या नाम है? डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। अच्छा, जब हम लोग जो है जनरली जब डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट, हमारी जो फील्ड होती है, हमारी जो ब्रांच होती है वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक एमटेक करने जाते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग कोई ब्रांच नहीं होती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है। क्या होता है आपका? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो है आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका, देखते हैं, एक आता है आपका जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एक पार्ट आता है आपका एनालिसिस का, और दूसरा पार्ट आता है डिजाइन का। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है एनालिसिस का और एक पार्ट होता है डिजाइन का। ठीक है, अब एनालिसिस और डिजाइन में क्या डिफरेंस है? एनालिसिस और डिजाइन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम ये बेसिक समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई ब्रिज बनकर तैयार है, ठीक है, तो उस ब्रिज पर लोड का क्या इफेक्ट है ना, कि किसी लोड के कारण उस ब्रिज में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी बेंडिंग हो रही है। ठीक है, इस चीज को कैलकुलेट करना या लोड के इफेक्ट को कैलकुलेट करना वो कहलाता है एनालिसिस। ठीक है, तो किसी बिल्डिंग पर या किसी भी स्ट्रक्चर पर लोड के इफेक्ट को कैलकुलेट करना कहलाता है एनालिसिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे कोई बिल्डिंग है, जब उस पर लोड आ रहा है, बिल्डिंग बन के तैयार है, उस पर जो लोड आ रहा है उस लोड के कारण उसमें कितना डिफ्लेक्शन हुआ, उसमें कितनी बेंडिंग हुई, ठीक है, इस चीज उसमें कितना शेयरिंग हुआ, इस सबको कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस में आप दो सब्जेक्ट पढ़ते हो। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा डिप्लोमा में सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एक सब्जेक्ट होता है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो ये किसका पार्ट होता है? एनालिसिस का। किसका पार्ट है ये? एनालिसिस का। डिजाइन में क्या होता है? डिजाइन में क्या होता है कि जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग डिजाइन करनी है, या हमें कोई फ्लाईओवर डिजाइन करना है, या कोई भी स्ट्रक्चर हमको डिजाइन करना है, तो उस डिजाइन में बीम की साइज क्या होगी, कॉलम की साइज क्या होगी, या स्लैब की साइज क्या होगी, इस साइज को निकालना या इस साइज को कैलकुलेट करना वो किसका पार्ट होता है? डिजाइन का। मतलब स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले, या स्ट्रक्चर अभी बनके तैयार नहीं है, लेकिन उस स्ट्रक्चर में जो बीम है या जो कॉलम आने वाला है या जो स्लैब है उसकी साइज क्या होगी, उसको कैलकुलेट करना वो किसका पार्ट होता है? आपका डिजाइन का। ठीक है, तो डिजाइन में बेसिकली जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे उसका पार्ट होता है आरसीसी, या इसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, डीओसीएस,
या जो हम लोग बोलते हैं पीएस, इसको एक सब्जेक्ट पीएससी भी होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। ये सब किसके पार्ट होते हैं? डिजाइन के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनालिसिस का मतलब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि किसी बने हुए स्ट्रक्चर में लोड के इफेक्ट को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है? एनालिसिस। ठीक है, और किसी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी साइज को पता करना, जैसे बीम की साइज क्या होगी, कॉलम की साइज कितनी करनी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिजाइन। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा सबको। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पहले एनालिसिस करेंगे कि पहले डिजाइन करेंगे? ठीक है भाई, एनालिसिस क्या कर रहा है? जब स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया तो हम लोड के इफेक्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम एनालिसिस बोल रहे हैं। डिजाइन में क्या है कि स्ट्रक्चर बनके तैयार नहीं है, हमें किसी लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो हमको बनाना है उसमें जो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी साइज डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि डिजाइन करेंगे? जरा सोचिए कि अगर हमें दो चीज, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो सब पहले क्या करेंगे? पहले एनालिसिस करेंगे कि डिजाइन करेंगे? ठीक है, जरा सोचिएगा कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो पहले उसका एनालिसिस करेंगे कि पहले उसका डिजाइन करेंगे? ठीक है, तो बड़ी मजेदार बात है बेटा कि हम लोग एनालिसिस और डिजाइन, ठीक है, एनालिसिस और डिजाइन दोनों साथ साथ में करते हैं। एनालिसिस और डिजाइन दोनों साथ साथ में करते हैं। हम कंप्यूटर में पहले क्या करते हैं? हम पहले कंप्यूटर में क्या करते हैं कि एक जो है बिल्डिंग बना, आपको कोई बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो हमने कंप्यूटर में एक बिल्डिंग बना दिया, उस पर लोड लगाया। अब लोड लगाने के बाद देखा कि कौन से कंपोनेंट का साइज ज्यादा है, कौन से कंपोनेंट का साइज कम है। तो अगर उस लोड को बियर करने के लिए किसी कंपोनेंट की साइज कम है तो साइज को बढ़ा देंगे, ठीक है, और अगर किसी कंपोनेंट की साइज ज्यादा है उस लोड के लिए तो साइज को कम कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। मतलब कि अगर कोई कंपोनेंट अंडर स्ट्रेस्ड है, ठीक है, अगर कोई कंपोनेंट अंडर स्ट्रेस्ड है तो उसकी साइज को हम लोग कम कर देंगे, और अगर कोई कंपोनेंट ओवर स्ट्रेस्ड है तो उसकी साइज को हम लोग बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालिसिस भी कर रहे हैं, लोड के इफेक्ट को भी देख रहे हैं और डिजाइन भी कर रहे हैं, उसकी साइज को भी निकाल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हमें बिल्डिंग बनानी होती है या कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना होता है तो उसका एनालिसिस और डिजाइन दोनों साथ साथ में करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है फिर समझिए कि हम कंप्यूटर में स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, और उस पर हम लोड लगाते हैं। ठीक है, अब उस लोड पर जितना लोड स्ट्रक्चर पर आने वाला है उस लोड के लिए उस स्ट्रक्चर का कौन सा कंपोनेंट की साइज ज्यादा है, कौन से कंपोनेंट की साइज कम है, उस हिसाब से हम कंपोनेंट की साइज को कम ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, उस तरह से आपका डिजाइन होता जाता है। तो जब एक अप्रोप्रिएट लोड के लिए एक अप्रोप्रिएट साइज आ जाती है तो उसी साइज से हम लोग साइज को मान करके बिल्डिंग या कुछ भी स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। तो मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा कि जो एनालिसिस है, एनालिसिस और डिजाइन, ये दोनों चीजें साथ साथ में की जाती हैं। एनालिसिस और डिजाइन दोनों चीजें साथ साथ में की जाती हैं। ठीक है, तो समझ में आया सबको कि एनालिसिस और डिजाइन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी स्ट्रक्चर पर लोड के इफेक्ट को कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। किसी स्ट्रक्चर पर लोड के इफेक्ट को कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। और किसी बिल्डिंग, अगर कोई हम स्ट्रक्चर डिजाइन हमने किया है या कोई स्ट्रक्चर हम डिजाइन करने वाले हैं तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी साइज को पता करना, दैट इज कॉल्ड क्या? डिजाइन। तो सबने पॉलिटेक्निक में या डिप्लोमा में आरसीसी पढ़ रखा है, तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग आरसीसी पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं? हम लोग ये निकालते हैं कोई लोड आ रहा है, उस लोड के कारण कितना मूवमेंट आ रहा है, एक ये निकालते हैं। या कोई मूवमेंट दिया होता है, उस मूवमेंट के करेस्पॉन्डिंग या किसी पर्टिकुलर लोड के करेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं? बीम की साइज को क्या बोलते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो ये किसका पार्ट होता है? डिजाइन का। क्लियर है ना? दूसरी चीज क्या है कि
कि जब भी हम लोग जो है एनालिसिस पढ़ते हैं, जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग तीन बातें करते हैं उसमें एनालिसिस में। एक होता है आपका इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, और तीसरा होता है एनर्जी, ठीक है। पूरे एनालिसिस में अगर आपने सोम, मैकेनिक्स ये सब पढ़ रखा होगा तो आप पूरे सोम में आप यही पढ़ते होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंपैटिबिलिटी और एनर्जी के बारे में। तो इसी तीन वर्ड से पूरा एनालिसिस समाप्त हो जाता है। पूरे एनालिसिस में हम लोग यही तीन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है बेटा। और जब भी हम लोग डिजाइन की बात करते हैं, जब भी हम लोग डिजाइन की बात करते हैं तो 5 वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जरा ध्यान समझिएगा और जरा रिलेट करने की कोशिश करिएगा कि जब हम आपने आरसीसी पढ़ा होगा तो उसमें क्या ये 5 वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे थे, नहीं यूज किए जा रहे थे। तो ये कौन से 5 वर्ड हैं? देखो, पहला वर्ड है आपका सेफ्टी, पहला वर्ड है आपका सेफ्टी, ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका सर्विसिबिलिटी, दूसरा वर्ड है सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तीसरा वर्ड है ड्यूराबिलिटी, तीसरा वर्ड है ड्यूराबिलिटी, ठीक है। चौथा वर्ड है इकोनॉमी, चौथा वर्ड है इकोनॉमी, और पांचवा वर्ड है एस्थेटिक, पांचवा वर्ड है एस्थेटिक, ठीक है। अब आप लोग को याद आ रहा होगा कि आरसीसी में, ठीक है, आरसीसी में आप यही 5 बातों को बार बार रिपीट करते थे कि स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं, स्ट्रक्चर सर्विसिबल है कि नहीं, स्ट्रक्चर ड्यूरेबल है कि नहीं, स्ट्रक्चर जो है उसके बनाने में कॉस्ट ज्यादा तो नहीं आई है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। एस्थेटिक, एस्थेटिक का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर दिखने में कैसा लग रहा है, सुंदरता, ठीक है। सुंदरता भी इंपॉर्टेंट होती है बेटा। तो ये जब भी हम लोग डिजाइन पढ़ते हैं, डिजाइन सब्जेक्ट, तो उसमें इन 5 वर्ड्स को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को याद आ रहा होगा, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने आरसीसी पढ़ा होगा तो उसमें इन्हीं वर्ड्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब क्योंकि मैं आपको आरसीसी का फंडामेंटल बता रहा हूं तो इनको तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, इनको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन 5 वर्ड्स के बारे में ध्यान से समझते हैं। तो ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। सेफ्टी, सेफ्टी क्या होती है, ठीक है। जैसे आप लोग आरसीसी पढ़ लिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ्टी, ठीक है, तो सेफ्टी की मीनिंग क्या होती है यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। जैसे आप सपोज करो आपने कोई बिल्डिंग बनाई, आपने कोई बिल्डिंग डिजाइन की, और जितने लोड के लिए आपने बिल्डिंग को बनाया है या जितने लोड के लिए आपने बिल्डिंग को डिजाइन किया है, और जैसे ही लोड आया और बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई, गिर गई, तो बताओ ऐसे बिल्डिंग का कोई फायदा है या ऐसे स्ट्रक्चर का कोई फायदा है जिस लोड के लिए डिजाइन किया गया था, जैसे ही वो लोड आता है वो स्ट्रक्चर क्या कर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर सेफ नहीं है, इसका मतलब स्ट्रक्चर सेफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ सेफ्टी का मतलब बेटा, कि जिस लोड के लिए ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ, उसके पूरे होल लाइफ में जितने लोड के लिए, जो लोड एक्सपेक्टेड है, जितने लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है, उस लोड पर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेफ्टी। हम कभी भी सेफ्टी को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं बेटा, सेफ्टी। सबसे पहले क्या देखते हैं, सेफ्टी। तो हम सबसे कंप्रोमाइज एक बार कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सेफ्टी अगर कंप्रोमाइज करोगे उससे जान चली जाएगी। आई बात समझ में। तो सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि जिस लोड के लिए या उसके होल लाइफ में स्ट्रक्चर पर जितना लोड आना है, उस लोड के लिए स्ट्रक्चर सेफ है कि नहीं, या उस लोड को स्ट्रक्चर बियर कर सकता है कि नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड क्या, सेफ्टी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर सबको सेफ्टी।
कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दूसरा जो है सर्विसिबिलिटी, दूसरा वर्ड क्या है बेटा? सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग बहुत इसको पढ़े हैं सर्विसिबिलिटी के बारे में, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, याद आ रहा होगा आप लोग को। तो सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा सर्विसिबिलिटी क्या होती है। देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं। सपोज करो इस कैमरे, इस हॉल में कैमरे के सामने एक कॉलम खड़ा हो जाए, यहां पर एक कॉलम आप डिजाइन कर दो ठीक कैमरे के सामने, तो क्या आप हमको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो जिस पर्पज के लिए हमने ये रूम डिजाइन किया है वो पर्पज फुलफिल हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग तो खड़ी है, कमरा तो बना है, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल नहीं है, क्योंकि जिस पर्पज के लिए ये कमरा डिजाइन किया गया है, जिस पर्पज के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, वो पर्पज जो है हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, आप सिनेमा देखने जाओ, ठीक है, सिनेमा देखने अगर आप जा रहे हो तो अगर स्क्रीन के सामने कोई कॉलम डिजाइन कर दिया गया, कोई कॉलम आ गया, तो आपको स्क्रीन साफ दिखाई देगी या स्क्रीन सही से दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है स्ट्रक्चर जो है सर्विसेबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको, है ना? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल होते हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं, वो ब्लैक होती हैं, डार्क कलर में होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिससे हम लोग स्क्रीन पर पूरा कंसंट्रेट कर पाए, इधर उधर हमारा ध्यान ना जाए। अगर सपोज करो उसको हमने बहुत चमकीला, वॉल को बहुत चमकीला बना दिया, तो लाइट वगैरह जब रिफ्लेक्ट होगी तो हमारे आंख पर पड़ेगी, तो हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो आप अच्छी सी पिक्चर देख रहे हो, आपका कंसंट्रेशन इधर उधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, आपने स्टेयर्स देखी होंगी, स्टेयर्स, सीढ़ी। तो सीढ़ी हम लोग डिजाइन करते हैं, ऐसे स्टेयर जाती है फिर ऐसे चली जाती है, आई बात समझ में? ऐसे स्टेयर जाती है और ऐसे स्टेयर ऊपर चली जाती है, ठीक है। मान लो एक इंजीनियर ने स्टेयर को ऐसे डिजाइन कर दिया, ऐसे, ठीक है, तो बताओ आप ऊपर जा पाओगे? स्टेयर तो, स्ट्रक्चर तो खड़ा है, स्ट्रक्चर सेफ भी है, लेकिन जिस पर्पज के लिए आपने सीढ़ी बनाया था ऊपर जाने के लिए, छत पर जाने के लिए, अरे ऊपर की बात नहीं हो रही भाई, छत पे जाने के लिए, ठीक है, तो क्या आप इस तरह इस सीढ़ी का यूज करके आप छत पे जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो स्ट्रक्चर खड़ा है, स्ट्रक्चर जो है बनाया गया, स्ट्रक्चर सेफ भी है, बट सर्विसेबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जिस पर्पज के लिए आपने स्टेयर बनाया था, किस पर्पज के लिए बनाया था? छत पर जाने के लिए, वो जो है पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है, जिसका मतलब स्टेयर सर्विसेबल नहीं है। आ रही बात समझ में? इन एग्जाम्पल से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और एग्जाम्पल सुनिए, सर्विसिबिलिटी में दो वर्ड बहुत यूज होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगा, डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आपने डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। देखो, मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो, ठीक है, कमरे में बीम है, अब बीम का जो डिफ्लेक्शन है काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे बीम, ये सपोज करो ये बीम है और इस पे बीम में डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा हो गया, बीम में डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा हो गया, और उस रूम के अंदर आप बैठे हुए हो, ठीक है, उस रूम के अंदर आप बैठे हुए हो और उसका डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा बेंडिंग हो गई है। तो बताओ, आपको लगेगा नहीं कि बीम कहीं टूट के गिर ना जाए? भले वो ना टूटे, लेकिन आपके मन में हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं बीम में टूटकर गिर ना जाए, क्योंकि डिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है, ठीक है। तो बताओ, क्या उस रूम में आप बैठना पसंद करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो बेटा अपनी जगह पर है, कोलैप्स भी नहीं किया है, हो सकता है सेफ भी हो, बट सर्विसेबल नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सुनिए, मान लो आप किसी कमरे में बैठे हो, ठीक है, और उसका प्लास्टर बार बार आपके ऊपर गिर रहा है, ठीक है, तो बताओ क्या उस रूम में आप बैठना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना, बाल गंदे हो जाएंगे भाई, आंख में पड़ जाएगा, तो बार बार इरिटेशन होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि भले वो स्ट्रक्चर जो है सेफ हो, बट वो सर्विसेबल नहीं है, तो ऐसे रूम में आप बैठना पसंद नहीं करोगे। मान लो कोई फ्लाईओवर है,
मान लो कोई फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर पर आप जा रहे हो, ठीक है, और फ्लाईओवर में उस मूविंग लोड के कारण मान लो किसी गाड़ी से आप जा रहे हो, काफी ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वाइब्रेशन। तो अगर काफी ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है तो बताओ उस फ्लाईओवर पर चढ़ना पसंद करोगे? नहीं करोगे। आप कहोगे भैया हम नीचे से चले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा जाम रहेगा, ठीक है, लेकिन बहुत वाइब्रेट करता है, उसके टूटने के चांस काफी ज्यादा है, भले वो ना टूटे, बहुत देर दिन से वाइब्रेट कर रहा हो, लेकिन उस फ्लाईओवर का यूज करना आप पसंद नहीं करोगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्लाईओवर सर्विसेबल नहीं है। जिस पर्पज के लिए फ्लाईओवर डिजाइन किया गया था वो पर्पज फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो इन सारे एग्जाम्पल का कंक्लूजन क्या निकला? इन सारे एग्जाम्पल्स का कंक्लूजन ये है बेटा कि कोई स्ट्रक्चर जिस सर्विस के लिए बनाया गया है या जिस पर्पज के लिए बनाया गया है, अगर वो पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा है या वह वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो अनसर्विसेबल हो जाएगा। तो बताओ, कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग, कोई फ्लाईओवर, क्या आप इसलिए डिजाइन करते हो कि कोई स्ट्रक्चर आपका अपनी जगह पर खड़ा रहे, उसका कोई यूज ना करे? नहीं ना। तो स्ट्रक्चर बेटा क्या होना चाहिए? सर्विसेबल। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी हो गया, तो दूसरा क्या है आपका? सर्विसिबिलिटी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी दोनों वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बेटा बताना कि नहीं समझ में आया सर, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगा। ठीक है, तीसरा जो है ड्यूराबिलिटी। तीसरा वर्ड कौन सा यूज करते हैं? ड्यूराबिलिटी। ड्यूराबिलिटी का मतलब होता है बेटा लाइफ से। ड्यूराबिलिटी का मतलब किससे होता है? लाइफ से। ठीक है, कि किसी स्ट्रक्चर की लाइफ कितनी है। ठीक है, जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट में देखते होंगे, आजकल सीमेंट का एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पे कि जीवन में घर एक ही बार बनता है, तो हमें अच्छी सीमेंट यूज करना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं आज आपने कोई घर बनाया, एक महीने बाद दोबारा दूसरा कोई घर बना लोगे। घर तो बहुत मेहनत से, बहुत पैसे से बनता है ना। तो हर आदमी अपने जीवन में, ठीक है, एक घर जरूर बनाता है। ठीक है, और उसकी लाइफ कितनी होती है? कम से कम उसके जितना उस आदमी की लाइफ होगी उतना उसकी लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ड्यूरेबल होना चाहिए। ठीक है, और ड्यूरेबल किस पर होना चाहिए? सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के साथ। आपका जो स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, उसकी जो लाइफ है एक अप्रोप्रिएट लाइफ होनी चाहिए जितने एज के लिए आप डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, और किसके साथ होना चाहिए वो उसकी लाइफ? सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी के साथ। मतलब स्ट्रक्चर की एक जो है निश्चित लाइफ होती है, उसे एक निश्चित लाइफ के लिए डिजाइन करते हैं। जैसे सपोज करो बिल्डिंग, कोई आपने घर बनाया, तो घर नॉर्मली 50 साल के लिए हम लोग डिजाइन करते ही करते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना सर हम घर 100 साल के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, घर 100 साल डिजाइन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप घर 100 साल के लिए बेटा डिजाइन करोगे तो उससे क्या होगा कि सपोज करो कि आप जो है आप कमा रहे हो, ठीक है, या ऐसे आप समझिए कि आपके पिताजी ने एक घर बनवाया। ठीक है, उन्होंने अपने कमाई के अनुसार, ठीक है, अपने जो है पोटेंशियल के अनुसार घर बना दिया। ठीक है, अब आप पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, ठीक है, और खूब पैसा कमाने लगे, तो क्या होगा? तो आपको लगेगा, हो सकता है कि आपके हिसाब से वो घर ना बनाओ, तो आप हो सकता है उस घर को तोड़वा करके नया घर बनाओ। ठीक है, तो अगर जो पिताजी ने घर बनवाया था उसको आप 100 साल के लिए डिजाइन उन्होंने किया रहा होगा, तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक लाइफ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी स्ट्रक्चर को कितने जो हम डिजाइन कर रहे हैं उसकी लाइफ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो घर जो है हम ऐसा समझते हैं कि हर आदमी जीवन में एक बार बनाता है, तो उसी हिसाब से उसकी लाइफ डिसाइड करते हैं। हम 100 साल 150 साल के लिए घर डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल सुनो, जैसे फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर कोई अगर बना है तो हो सकता है आपके पिताजी ने भी उस फ्लाईओवर को यूज किया हो, आपके पिताजी के पिताजी ने भी उस फ्लाईओवर को यूज किया हो, आप भी उस फ्लाईओवर को यूज कर रहे हो सकता है आपके होने वाले जो बच्चे हैं वो भी उस फ्लाईओवर को यूज करें। तो फ्लाईओवर की लाइफ क्या होती है? ज्यादा, 100 साल तक उसका डिजाइन करें। डैम भी बहुत लंबे समय तक डिजाइन करते हैं, 100 साल या 100 साल के ऊपर के लिए डिजाइन करते हैं डैम। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है बेटा लाइफ से। किससे मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी का मतलब? लाइफ से। तो
स्ट्रक्चर की लाइफ जो है, स्ट्रक्चर की लाइफ जो है हम लोग डिसाइड करते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है, मटेरियल के अनुसार ही कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, बट सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी को कंसीडर करते हुए, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी, अब जैसे भाई मैंने बताया कि अगर कोई स्ट्रक्चर एक बार बनता है, जैसे मान लो कोई, जैसे ताजमहल, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल तो जीवन में एक ही बार शाहजहां ने बनवा दिया, अभी तक चल रहा है। जब कोई स्ट्रक्चर एक ही बार बनना होता है तो उसमें हम पैसे की कॉस्ट नहीं देखते हैं, हम मतलब कॉस्ट नहीं देखते कि कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है 100 साल 150 साल में एक ही बार बनना है। आई बात समझ में? तो ताजमहल जब बनाया गया होगा तो उसमें कॉस्ट नहीं देखा गया होगा, इकोनॉमी नहीं देखी गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा इकोनॉमी कब देखेंगे? जैसे कोई स्ट्रक्चर आपको फ्रीक्वेंटली बनाना हो, जैसे फ्लाईओवर कई बार बनते हैं, बार बार आज फ्लाईओवर बना, उसी हिसाब फ्लाईओवर और बनेगा, उसी हिसाब फ्लाईओवर और बनेगा। तो जब कोई स्ट्रक्चर हमें फ्रीक्वेंटली बनाना होता है या एक ही स्ट्रक्चर कई बार बनाना होता है, तो उसमें इकोनॉमी जो है देखी जाती है, ठीक है। अब कोई स्ट्रक्चर तुम 10 बार बनाओ, कोई स्ट्रक्चर आप 10 बार बनाओ, एक ही स्ट्रक्चर 10 बार बनाइए, तो बताओ इकोनॉमी आप देखोगे नहीं देखोगे? हो सकता है कि आपने जब पहली बार फ्लाईओवर बनाया तो उसमें जो है 50 करोड़ कॉस्ट आई हो, ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार आप जो है फ्लाईओवर बनाओ, ठीक है, तो हो सकता है सेम अगर सब कुछ आप यूज करो तो उसकी कॉस्ट आप 5-10 करोड़ कम कर दो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है, इकोनॉमी इस तरह हम देखते हैं, हम इस तरह कॉस्ट कम कर सकते हैं कि सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ये अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पैसा कमाने के चक्कर में आप पुल गिरा दो, वो इकोनॉमी नहीं होती है। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर सेफ भी है, सर्विसिबल भी है और ड्यूरेबल भी है, उसके बाद आपने कॉस्ट कम कर रखा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी। बट अगर आप सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी सॉरी इन सबको कंप्रोमाइज करते हुए आप कॉस्ट कम कर रहे हो तो ये सही बात नहीं है। जैसे आपने अभी देखा हुआ रिसेंट में जो है बिहार में 3-4 पुल गिर गए लगातार, ठीक है, तो वो इकोनॉमी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसमें कॉस्ट कटिंग ज्यादा हुई है, ठीक है, और कॉस्ट कटिंग इस प्रकार की गई है कि उसकी सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ये अफेक्टेड हुई है। क्लियर है सबको भाई बात? तो हम लोग जो है इकोनॉमी बेटा देखते हैं, बट उससे सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सबको? जब कोई स्ट्रक्चर हमें केवल एक ही बार बनाना होता है उसमें हम इकोनॉमी नहीं देखते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ठीक है। जैसे पहले राजा महाराजा थे, 2 ही तरह के स्ट्रक्चर बनाते थे, एक राजमहल बनाते थे, एक किला बनाते थे, तो उन दोनों में जो वो कॉस्ट को नहीं देखते थे। तो आज देखो आप उनका जो फोर्ट है, राजमहल अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब एक ही तरह के स्ट्रक्चर में बार बार बनाने होते हैं तो वहां पर इकोनॉमी देखी जाती है। बट हमको क्या याद रखना है, इकोनॉमी देखेंगे बट सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है बेटा सुंदरता। एस्थेटिक मतलब क्या होता है? सुंदरता, ठीक है। तो एस्थेटिक का मतलब होता है बेटा सुंदरता। अब जैसे आपने कोई बिल्डिंग डिजाइन किया, उसको कैसे सुंदर बना सकते हो, है ना। जैसे एक नॉर्मल आप घर बनाते हो, ठीक है, आपको जो है सीलिंग दिख रही है, ठीक है, अगर आपके पास पैसा ज्यादा उसे पीओपी करा दो तो दिखने में और अच्छा लगेगा, लेकिन कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जो एस्थेटिक है वो डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो छत का पानी निकालने के लिए पीवीसी की पाइप लगी होती है, जो बहुत बड़े बड़े महल बनते हैं उसमें देखो शेर के मुंह से पानी निकल रहा होता है। भाई पैसा ज्यादा है तो आप क्या करोगे? पैसा तो कहीं ना कहीं खर्च ही होगा ना। तो एस्थेटिक बीम जनरली कैसे बनती है? रेक्टेंगुलर। आपने बीम देखा होगा, सेक्शन कैसा होता है उसका? रेक्टेंगुलर होता है। पैसा ज्यादा है, उसको नीचे से आप जो है सेमी सर्कुलर कर दो तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन दिखने में क्या लगेगा? सुंदर लगेगा। तो एस्थेटिक हम लोग देखते हैं लास्ट में, बट वो डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेटा आप लोग को समझ में आया होगा कि सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी और एस्थेटिक क्या होता है ना। तो अगर कोई चीज में पांचों में आपको समझ में नहीं आई होगी, जरूर हमसे पूछिएगा, हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे।
तो मैंने कोशिश की है कि आपको मैं इन पांचों चीजों को अच्छे से बता दूं, ठीक है, जिससे आपका फंडामेंटल क्या रहे, क्लियर रहे। आपको मैंने एनालिसिस और डिजाइन में भी डिफरेंस बता दिया, मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप कि एनालिसिस और डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है ना? क्लियर है सबको? तो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कुछ फंडामेंटल के साथ आएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू क्लास।